हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी महेश वर्णमाल की बुक को 2023 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम इसमें इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक रहेगा बजट एवं राजकोषीय नीति। आज हम बजट एवं राजकोषीय नीति से बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इसकी जो है पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले बजट की। बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आय, व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं बजट। नेक्स्ट है, बजट किस प्रकार का लेख पत्र है। बजट लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है जिसे कहते हैं बजट। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है। फादर ऑफ बजट इन इंडिया, यह माना जाता है जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था। 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है। ये प्रदान करता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत भारतीय संविधान सरकार को सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है। सर्वप्रथम भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। ये पेश किया गया था आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है। भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। इनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मदद कौन सी रही है। सबसे बड़ी मदद रही है ब्याज भुगतान। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था। मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962 से 63 में प्रस्तुत किया था भारत का पहला अंतरिम बजट, मोरारजी देसाई के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया। वर्ष 2017-18 के बजट में। वर्ष 2017-18 के बजट में भारत की सार्वजनिक व्यय के योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। राजीव गांधी ने। शून्य आधारित बजट प्रस्तुत किया था भारत में राजीव गांधी ने। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पायर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 में अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था, शून्य आधारित बजट को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी। विवेक देवराय समिति ने। विवेक देवराय समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई थी। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत में सर्वाधिक बार जो है बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं। निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई। ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा ली गई है। भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है। ये वित्त मंत्री तैयार करने के उत्तरदायी हैं इकोनॉमिक सर्वे को। भारत सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती हैं। सरकार की जो आय, व्यय और ऋण तथा करारोपण संबंधी क्रियाएं होती हैं उन्हें राजकोषीय नीति कहा जाता है। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है। ये वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या हैं। इसके 4 मुख्य पक्ष हैं संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। ये राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष हैं।
भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? राजकोषीय घाटे का। वर्ष 1920-30 की बृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने वर्ष 1920-30 की बृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव दिया था। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई? वीपी सिंह के द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? घरेलू उधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया। नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है राजस्व व्यय। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है राजस्व व्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा। राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या होगा? इसके घाटों का घटता हुआ सही क्रम होगा राजकोषीय घाटा, आगम घाटा और प्रारंभिक घाटा। निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? निर्विक योजना है, इसका उद्देश्य है उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? इसको संज्ञा दी जाती है प्राथमिक घाटा की। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्ति या कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये लोक लेखा समिति के द्वारा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिसी कट प्रपोजल कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ये वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया भारत में परिणामोन्मुख बजट। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता? इसे कहा जाता है ब्लैक बजट। ब्लैक बजट कहा जाता है जो वित्तीय वर्ष 1973-74 के आम बजट जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट है, जीरो बेस्ड बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसे सनसेट बजट भी कहते हैं या सूर्यास्त बजट कहते हैं, शून्य आधारित बजट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC की जमाकर्ता के लिए जमा राशि के बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? इसका दायरा बढ़ाकर किया गया है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? ये वित्त विधेयक द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है इसको कम करके लाने का निर्णय लिया गया है, कितने? 15% पर। नेक्स्ट है, किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सार्वजनिक ऋण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर कितने % अनुमानित की गई है? ये अनुमानित की गई है कितने? 9.2%। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना खाते में नियोक्ता के योगदान पर
कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी गई है? ये कर दी गई है 14%। 14% कर दी गई है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर कितने 15% कर दिया गया है इसे। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022 का मूलभूत विषय क्या है? इसका मूलभूत विषय है त्वरित दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में सरकार ने ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से किस वर्ष से डिजिटल रुपए की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है? डिजिटल रुपए की वर्ष 2022-23 से। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? माना जाता है वर्ष 1936 से, वर्ष 1936 से। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि की घोषणा की है? ये घोषणा की है 35.4% या रुपए में 7.5 लाख करोड़ रुपए की। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया है? वर्ष 2011-12 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रभाव से उत्पन्न करती है? बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण के माध्यम से प्रयोग से उत्पन्न करती है। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? करों में वृद्धि। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थिर रखा गया है? 6.4% दर पर इसे स्थिर रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तथर्थ या ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? 31 मार्च 1997 से इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के हस्तांतरण पर सरचार्ज की कितने प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव है? ये प्रस्ताव है 15% सीमित करने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ है। किससे? जॉन मथाई का नाम याद रखिए। अब बात करेंगे कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की। कृषि संबंध क्षेत्रों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि से संबंधित क्षेत्र से तात्पर्य है खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी। ये सभी जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्हें प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची के 7वीं अनुसूची में रखा गया है कृषि को भारतीय संविधान में। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? नागालैंड में। नागालैंड में स्थित है केंद्रीय बागवानी संस्थान। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रोफेसर एम.एल. दंतेवाला की अध्यक्षता में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया? ये वर्ष 1985 में किया गया। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1965 में की गई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। CACP का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? इसकी कुल संख्या है कितनी? 20। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की। भारत के सकल मूल्य वर्धन भारत में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना परसेंट है? ये 20.2% है वर्ष 2020-21 में। भारत की कृषि शाख ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? इसका घटता हुआ क्रम है वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? ये की जाती है वर्ष में कितनी बार? 2 बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स जो है, तो इसका शीर्ष संगठन है कौन? नेफेड। इसका शीर्ष संगठन है नेफेड। भारत में कृषि श्रम शक्ति लेबर फोर्स को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, ये लगभग 60%। भारत में कृषि जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर तो है, ये श्रम शक्ति या लेबर फोर्स जो है कि जो कि व्यक्ति मजदूरी करने वाले हैं, ये लगभग 60% मजदूरी करने वाले व्यक्तियों को कृषि सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर भारत में ये इन्हें रोजगार प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य कितना रखा है? 18 लाख करोड़ निर्धारित किया है। 18 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है बजट 2022-23 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये स्थित है कहाँ? हैदराबाद में। NEERM इसको शॉर्ट में कहा गया है, ये स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज एवं वाणिज्यिक फसलों या कॉमर्शियल क्रॉप्स सम्मिलित किया गया है। इसमें कॉमर्शियल क्रॉप्स को सम्मिलित किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत, जिनमें शामिल है चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया था नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम, ये जो है प्रारंभ किया गया था वर्ष 2008 में। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाती है, इसे सीमांत जोते कहते हैं। 1 हेक्टेयर से कम जो कृषि भूमि होती है उन्हें सीमांत जोते कहा जाता है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? गन्ने की जो उचित एवं लाभप्रद कीमत होती है उसको आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति अनुमानित करती है। नेक्स्ट है, भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना या फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वर्ष 1970 में की गई थी और तत्पश्चात क्या हुआ, इसके प्रत्येक 5 वर्ष की अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? ये कर्नाटक राज्य के द्वारा। मौसम आधारित बीमा फसल योजना कर्नाटक राज्य के द्वारा सर्वप्रथम लागू की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत जो है तो ये है कितना? 57.8%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण यह जो है इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के द्वारा होता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा होता है, विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन है, ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय क्यों लिया गया है, किसके लिए? तो ये लिया है किसके? चाय, काफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए। इन जो है उत्पाद हैं, इनकी कीमतों को स्थिर रखने के लिए निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 2007-8 में। नेक्स्ट है, कृषि लागत और कीमत आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत कुल 22+1 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है। 7 अनाज जिसमें शामिल है, 5 दलहन शामिल है, 7 तिलहन और 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी ने प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा है किसे? प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को यूएनडीपी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ या नेफेड किससे संबंधित है? नेफेड का संबंध है किसी कृषि विपणन से।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है झांसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए झांसी में। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय विक्रय मूल्य जो है किस मूल्य पर करती है? ये क्रय किस मूल्य पर करती है? ये सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? ये करती है किस पर? अधिप्राप्ति मूल्य पर। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट है, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? ये नोडल एजेंसी है भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारतीय कृषि एवं वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति होती है दीर्घकालिक। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये है 14.01 करोड़ हेक्टेयर का। भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? एवरेज क्रॉप जो इंटेंसिटी है कितनी है भारत में? ये है 142%। भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दुगनी करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2022 तक। नेक्स्ट है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? इसको वर्ष 2011-12 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। कभी कभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पूछ लेता है, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण क्या क्या है? कि जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा भूजोतों का छोटा आकार, ये सभी इसके मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? ये मैसूर में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिक प्रगति का उदाहरण है। क्योंकि आप जो है कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों का स्थान लोहे के हलों ने ले लिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। किस निजी बैंक के क्षेत्र ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है? ये HDFC बैंक के द्वारा। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क ये रांची के गेतल सूद में स्थित है। एशिया का है, भारत का ही नहीं, एशिया का है पहला मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम कुछ मेजर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट की, प्रमुख कृषि संस्थानों की। देखते हैं पहला क्या है? पहला है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, ये कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में, भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय विकास बोर्ड आनंद में, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान गुर्ग में, कॉफी अनुसंधान केंद्र, ये केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र है, और ये कॉफी अनुसंधान केंद्र ये चिकमंगलुरु में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान ये बैरकपुर में, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में, टिड्डी चेतावनी संगठन ये जोधपुर में है। नेक्स्ट है कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ये है फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसर घट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी कहाँ है? ये पुणे में है।
पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान, ये है पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान, ये है कोलकाता में। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में, ये बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान है जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविकी है गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेसी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान कहाँ है, ये रांची में स्थित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर थी तो ये 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य से अधिक हुई, 2.71% जो है प्राप्त हुई थी। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।